नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं स्वाति रायना। शैम्पू, रेजर, शेविंग क्रीम, चॉकलेट, क्या ये लग्जरी चीजें हैं? अगर नहीं तो इन सभी पर 28% जीएसटी क्यों लगता है? रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों पर लग्जरी आइटम का टैक्स क्यों? फिटमेंट कमेटी सभी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी 28% से कम करने पर सिफारिशें तैयार कर रही है और इन सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा। कुछ और एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। आलोक, किन किन वस्तुओं पर टैक्स घट सकता है? क्या इसकी फाइनल सूची तैयार कर ली गई है? बिल्कुल, देखिए, जो सरकार आने वाले दिनों में जो 28% स्लैब है जीएसटी का, वहां पर जो अभी वस्तुएं हैं 28% के स्लैब में है, वहां से बहुत सारी चीजों में सरकार राहत देने का प्लान कर रही है और इसको लेकर वित्त मंत्रालय में लगातार बैठक चल रही है। कल सोमवार को भी बैठक हुई, आज भी बैठक होने वाली है। फिटमेंट कमेटी है, ऑफिसर्स की बैठक हो रही है और ये कोशिश की जा रही है देखने की कि जो अभी 28% में वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनमें से कितनों को नीचे या वाले स्लैब में यानी कि 18% में लाया जा सकता है। क्योंकि अभी देखें तो 28% में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन यूज की है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं और वहां पर सरकार को लगता है कि यहां पर आम आदमी को राहत देने के लिए इन सब चीजों की जो कीमतें हैं, उस पर जो जीएसटी लगता है, उसमें कमी करने की जरूरत है। तो इसीलिए जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं लगातार इस बैठक में मंथन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किन किन चीजों को कमी लाई जा सकती है और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ साथ रेवेन्यू का क्या इंपैक्ट असेसमेंट होगा, उसको भी स्टडी करने की, ताकि एक रेवेन्यू न्यूट्रल की स्थिति बने और रेवेन्यू पर इंपैक्ट ना पड़े। जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, शैम्पू, रेजर, जैसे डेली जो बिल्डिंग मटेरियल्स, इसके अलावा मार्बल्स, इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर 28% अभी रेवेन्यू लगता है, जीएसटी रेट लगता है और वहां पर इसमें से कमी की जाएगी। सरकार की कोशिश यही है कि इन तमाम चीजों को जो फिटमेंट कमेटी रिकमेंड करेगी, उसको जो 10 नवंबर को जीएसटी काउंसिल की गुवाहाटी में बैठक होने वाली है, वहां पर इसको अंतिम रूप दिया जाए। बहुत ही जल्द इस पर पूरी तरीके से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10 तारीख को हो जाएगा, जब अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आलोक आपका। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी ने ब्लैक मनी से जुड़े कई बड़े खुलासे किए, लेकिन यही नोटबंदी रियल एस्टेट में चल रहे एक बड़े घपले को भी सामने लेकर आई। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही फर्जीवाड़े का खुलासा करने जा रहे हैं। कैसे बैंकों की मदद से बिल्डर और बायर मिलकर बड़े फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं और कैसे बायर के नाम पर किए गए लोन का पैसा बिल्डर अपनी जेब में डाल रहे थे। कैसे नोटबंदी के बाद बिल्डर्स के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हुआ और कैश की किल्लत हुई। इसके साथ इस जाल में फंसे बायर्स की मुसीबत बढ़ गई। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। बिल्डर के जाल में बेबस होम बायर, फर्जी लोन के लिए बायर को बनाया मोहरा, कर्ज के बोझ में खुदकुशी को मजबूर बायर, बिल्डर, बायर और बैंक का बड़ा फर्जीवाड़ा, जी बिजनेस का सनसनीखेज खुलासा। आसमान चूमती ऐसी इमारतों में शायद आपने भी अपनी मेहनत की पूंजी लगाकर सपनों का आशियाना बनाया होगा, लेकिन इन्हीं आशियानों की आड़ में चल रहा था ऐसा गोरख धंधा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा फर्जीवाड़ा जिसकी हकीकत जानना हर होम बायर के लिए जरूरी है। जरा समझिए कि कैसे बायर को मोहरा बनाकर बिल्डर ने सस्ते लोन के लिए ऐसे जाल बुने जिसमें आज बायर्स ही बुरी तरह फंस गए हैं। सबसे पहले बिल्डर ने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। बिल्डर ने उसे अपने प्रोजेक्ट में एक फ्लैट के लिए बैंक से लोन लेने को कहा। बिल्डर ने वादा किया कि बायर की जगह बैंक ईएमआई वो खुद भरेगा। ये लालच भी दिया कि जितना लोन मंजूर होगा उस पर 4 से 6% कमीशन बायर को मिलेगा। बायर को जाल में फंसता देख बिल्डर ने एक नहीं 3 फ्लैट्स के लोन पेपर बनवा लिए। 3 अलग अलग बैंकों से बायर को सस्ती दरों पर 1.5 करोड़ का लोन मंजूर हो गया। वादे के मुताबिक बिल्डर ने कमीशन भी दिया, ईएमआई भी भरता रहा। लेकिन नोटबंदी की वजह से जैसे ही काले धन पर शिकंजा कसा, बिल्डर ने ईएमआई भरना बंद कर दिया। क्योंकि ये सारा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा था, लिहाजा बिल्डर ने हाथ खींच लिए और बायर की गर्दन बुरी तरह फंस गई।
जी बिजनेस ने अपनी जांच में ऐसे कई लोगों की पहचान की जो बिल्डर के जाल में फंसे हुए हैं। हालांकि कोई भी कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुआ। अब जरा समझिए कि यह पूरा खेल क्यों खेला गया। दरअसल बैंकों से ग्राहकों को बैंक से लोन 9 से 12% की दर पर मिलता है, जबकि बिल्डर्स को यह लोन 14 से 18% की रेट पर मिलता है। ऐसे में सस्ते लोन के लालच में बिल्डर्स ने ऐसे फर्जी बायर तैयार करके करोड़ों का मुनाफा कमाया। इसके साथ ही ऐसे लोगों को शिकंजे में फंसाकर बिल्डर ये भी दिखाते हैं कि उनके ज्यादातर फ्लैट बिक चुके हैं, जिससे बिल्डर को बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों से लोन मिलने में आसानी हो। इस जाल में फंसे लोगों के मुताबिक 70 से 80 लोग अकेले JSS बिल्डकॉन के शिकार बने हैं और नोएडा में मौजूद तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह की धांधली को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ATS, सुपरटैक्स और ओमैक्स बिल्डर ने जी मीडिया के भेजे गए सवाल के जवाब में इस तरह के मामले में लिप्त होने से साफ इनकार किया है। वहीं बिल्डर्स की एसोसिएशन क्रेडाई ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में बैंकों की मिली भगत से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिना मिली भगत के बिल्डर इस घपले को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसके शिकार लोगों ने भी माना कि बैंकों के अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं और जानते हैं कि उनकी EMI बिल्डर ही भर रहे थे। अपने फायदे के लिए बिल्डर ग्राहकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बैंक की EMI के बोझ तले ग्राहक परेशान होकर आत्महत्या जैसी राह भी चुन रहे हैं। ऐसे में आपको ऐसे धोखेबाज बिल्डर से सावधान रहने की जरूरत है। चंद पैसों के लिए ऐसे बिल्डर के झांसे में ना फंसें। दीपू राय, जी मीडिया, नोएडा। चलिए अब शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। बाजार में 80 में दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि छोटे मझौले शेयरों में थोड़ी खरीदारी रही। निफ्टी 10,350 के स्तर के नीचे लुढ़का और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 53 अंक, निफ्टी 28 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, टेलीकॉम, केमिकल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी थी। मेटल, ऑटो शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। एक चीज जो क्लियर हो रही है वो ये कि ये एक्सपेक्टेशन कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है और मेरे ख्याल से वो बाजार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लेवल जहां हम अभी खड़े हैं तो जो स्टॉक्स की चर्निंग हो रही है विद इन द सेक्टर वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात से आश्वासित हो सकते हैं कि Q3 एंड Q4 की जो अर्निंग्स है वो हमें डबल डिजिट में ले जाएंगी और ट्रेजेक्टरी FY19 में कंटिन्यू करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का IPO अब तक करीब 46% भर चुका है। IPO 2 नवंबर तक खुला रहेगा। इश्यू के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 425 से 429 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इश्यू के जरिए कंपनी की 830 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। IPO का लॉट साइज 34 शेयर है, यानी आपको कम से कम 14,586 रुपए का निवेश करना होगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रेल, सड़क और हवाई परिवहन के क्षेत्र में काम करती है। We have some real good marquee anchor customers that we are fortunate to have got. On the India side, we believe we have the best names on the book, which is HDFC Mutual Fund, we have Birla Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Sundaram. We also have Premji Invest. And all these investors have actually come in because they really like our unique asset-light model that we are taken a position in this industry. आज नतीजों की बात कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 305 करोड़ रुपए से बढ़कर 309 करोड़ रुपए हो गया। वहीं कंपनी की आय की बात करें तो कंपनी की आय 1.5% गिरकर 3,560 करोड़ रुपए हुई है। साल दर साल आधार पर कंपनी का EBITDA 627 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़ रुपए हुआ है। टाइम से ऑफिस पहुंचने के प्रेशर के बीच टिकट के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना अपने आप में थका देने वाला होता है, लेकिन जल्द ही मुंबई वालों को इस परेशानी से राहत मिल सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई में बस, ट्रेन और मेट्रो में सफर करने के लिए अलग अलग टिकट की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने वन सिटी वन टिकट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के शुरू होने के बाद
आप एक स्मार्ट कार्ड खरीद सकेंगे और ये कार्ड बस, ट्रेन और मेट्रो तीनों में काम आएगा। यानी मुंबई में कहीं भी किसी भी माध्यम से यात्रा कीजिए, आपको बार बार अलग अलग टिकट की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए दिसंबर की डेडलाइन तय की है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी इस योजना को तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद इसे लागू करने के लिए सरकार बोलियां आमंत्रित करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस योजना में सबसे पहले बेस्ट की बसों और मेट्रो को जोड़ा जाएगा। इस योजना का खास फायदा ये भी है कि आप ऐप के जरिए भी टिकट बुक कर सकेंगे। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। नोकिया ने बेसिक फोन के दाम पर अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन नोकिया 2 आज उतार दिया है। इसकी कीमत करीब 7,500 रुपए रखी गई है। इस फोन के लिए कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 2 दिन तक बड़े आराम से चल सकती है। इस फोन में 5 इंच की HD स्क्रीन है, 1 GB रैम और 8 GB मेमोरी है। तो नोकिया 2 है, स्टाइलिश ड्यूरेबल फोन है, लॉन्ग लास्टिंग एंटरटेनमेंट के लिए है, 2 दिन का बैटरी है उसमें। It is also made out of single block of aluminium single block aluminium से machine precision कट हुआ है और इसमें beautifully sculpted polycarbonate back cover भी है। इसमें इसका जो डिस्प्ले है, इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई है और इसमें पावर अब्जॉर्प्शन कम है। तो जो 4100 मिली एम्पियर हर्ट्ज का बैटरी जो है gives it extended battery life for long lasting entertainment। चलिए बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनावों की, जिसके लिए वोटिंग के पहले गुजरात के शहरों में जी बिजनेस ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। और मिशन गुजरात में हमारा आज का पड़ाव है अहमदाबाद। ये ऐतिहासिक शहर गुजरात की सत्ता का केंद्र है। 22 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए अब की बार क्या सोचती है अहमदाबाद की जनता, क्या सोच है कारोबारियों की कांग्रेस सरकार को लेकर, और क्या है अहमदाबाद के मुद्दे। जी मीडिया संवाददाता सौरभ मनचंदा और केतन जोशी ने यही जानने की कोशिश की। व्यापार की जब बात कर रहे हैं और जीएसटी की पिछले दिनों जैसे बात हुई, तो उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में इक्वली कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो इस बात को समझ रहे थे कि ग्राउंड पर, जमीन पर कुछ अनईज है और इसलिए उन्होंने उसको समझते हुए इस तरह से कहा कि इसके लिए पूरा जो घटनाक्रम है उसके लिए मैं अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। साथ मिलके अनईज नहीं है, जीएसटी आपके पास है और जीएसटी साहब को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है, इसका जवाब मेरे को देना पड़ेगा। नहीं, मेरे को अभी देना चाहिए तो ही जनता को मालूम पड़ेगा। पीएम साहब को अनईज नहीं लगा है। पीएम साहब संवेदना को पहचान कर लोगों के लिए काम करने वाले एक अद्भुत व्यक्तित्व है। उन्होंने देखा कि कोई भी चेंज आता है, जैसे हमारे सुपारकर साहब ने कहा कि एवरी चेंज ब्रिंग सम अनईज, कि जो टेक्नोलॉजी से लोगों को जीएसटी का विरोध नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी से वो यूज टू नहीं है, तो कहीं दिक्कत आ रही है। उसको यूजर फ्रेंडली होने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अमेंडमेंट किए हैं। तो जीएसटी पर हकीकत क्या है, जब आप भी बता प्रॉब्लम आई सकें। है तो हमने पीएम साहब को इन्फॉर्म किया कि ये जीएसटी का इश्यूज है। पीएम साहब ने डायरेक्ट वहाँ से मिस्टर गर्ग करके आईआरएस ऑफिसर को डेप्यूट किया टू लिसन अवर डिफिकल्टीज। चैम्बर में आए, 7 घंटे तक बैठे, हमने जो ई वे बिल का इशू किया, लेट फी चार्जेस का इशू किया, उन सभी को डेफर कर दिया गया, चाहे ई वे बिल है, चाहे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, फिर और राहत भी दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज कई शहरों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल के बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश के कई शहरों में रन फॉर यूनिटी का समारोह हुआ। पीएम मोदी ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। पीएम ने इस मौके पर बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पटेल के नाम को इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई और उनकी छवि को छोटा करने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी याद किया। आज ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। वल्लभ भाई पटेल
शायद हमारे देश की नई पीढ़ी को उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया। एक प्रकार से इतिहास के झरोखे से इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ। बोलियां अनेक हैं, पहनाव अनेक है, खान पान के तौर तरीके अनेक है, मान्यताएं भिन्न है, दृढ़ है, उसके बावजूद भी देश के लिए एक रहना, देश के लिए नेक रहना, ये हमने हमारी सांस्कृतिक विरासत से सीखा। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार पटेल ने आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कराया। आजादी के कुछ ही साल बाद 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। चलिए आपको बताते हैं क्या है आज जी बिजनेस पोल में हमारा सवाल। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार आने के बाद कारोबार करना आसान हुआ है। आप अपना जवाब हमें जरूर दें। ए बी या सी मतलब हाँ, नहीं या कह नहीं सकते हैं के जरिए जवाब देने का जरिया है SMS ZBP। अपना जवाब ए बी या सी 57575 पर हमें भेज दीजिए या फिर ट्विटर हैंडल @ZBusiness या फिर फेसबुक @ZBusiness ऑनलाइन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। और इसी पर रात 8 बजे आप हमारी मेगा कवरेज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर देख सकते हैं।